हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर स्नेही। और इस सेशन में हम ये देखेंगे कि हमें न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। स्पेशली जो फोकस रहेगा वो द हिंदू पे रहेगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना होता है पढ़ते टाइम न्यूज़पेपर को, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के लिए हो जाता है। सो ये डिस्कशन करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम डेली के बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते ही हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाउएवर, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को अपने आप भी पढ़ना चाहते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है, वो इस लेक्चर में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए कि टोटल टाइम फ्रेम आप कितना लेके चलो, कि आपको द हिंदू पेपर पढ़ने में कितना टाइम देना चाहिए। देखो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको टाइम फ्रेम की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रखनी है, क्योंकि नॉर्मली द हिंदू पढ़ने में कुछ लोगों को 1 घंटा लगता है, किसी लोगों को 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो और आपके पास अभी अटेम्प्ट देने के लिए कुछ साल हैं, तब आप द हिंदू को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि उससे क्या है, आपको इंडिया की जो जनरल कंडीशंस हैं, जो बेसिक न्यूज़ आती रहती हैं, आपको उससे एक जनरल आइडिया मिलता है कि गवर्नेंस कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें कैसे फंक्शन करती है, तो वो एक आइडिया आपको जो मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर बहुत डीप हो, बहुत आप टाइम बिता चुके हो, तब मैं मानता हूँ कि आपको अपने द हिंदू पढ़ने को 1 घंटे से कम रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप बाकी जो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं उस पे फ़ोकस कर पाएँ। प्लस इतना टाइम तक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़कर आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको ये पता होता है कि द हिंदू में से कौन-कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन-कौन सी निकालनी है। तो जितना कम टाइम आप न्यूज़पेपर को दो, उतना बेटर होता है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि जितना भी आप टाइम दे रहे हो, उसको आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज़ उसका ज़्यादा जो मीनिंग है वो नहीं रह जाता। तो जो आपका टाइम है, आप कोशिश करो कि अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो कि 1 घंटे के अराउंड ही आप द हिंदू को टाइम दो। कुछ केसेज़ में कभी-कभी ऐसे बड़े एडिशंस आते हैं, जहाँ पे 2 घंटे भी लग सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या आपको द हिंदू के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? सी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका आपको नोट्स थोड़े बनाने चाहिए, और ये आपके खुद के पर्सनलाइज्ड नोट्स होंगे, ठीक है? पर्सनलाइज्ड नोट्स जो होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फ्यूचर में। जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हो, अगर आपने 1 साल के नोट्स बना रखे हैं या 2 साल के नोट्स बना रखे हैं, तो जब आप उनको रिवाइज़ करने बैठते हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड कि यहाँ पे आपका आपका आंसर किसी केस में नो भी होगा। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन पता है जिसके थ्रू आप द हिंदू के नोट्स ले सकते हो, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपको पेपर पढ़ना है। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, या तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो या आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस सुन रहे हो। अगर आप एनालिसिस सुन रहे हो, तो जिसका भी आप एनालिसिस सुन रहे हो, चाहे आप वो हमारे चैनल से सुन रहे हो या कहीं और से, उसकी पीडीएफ आप एक्वायर करो। तो एक तरह से आपका काम हो गया, क्योंकि आपने एनालिसिस सुन लिया और उसके जो नोट्स थे वो भी आपके पास है। अगर आप खुद से पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, खुद से नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको कोई ऐसा सोर्स ढूँढना है जहाँ से आप ये नोट्स ऑक्यूपाई कर सको। थर्ड थिंग, अगर आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसे होंगे? मैं पर्सनली डिजिटल नोट्स प्रेफ़र करता हूँ, और इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको दोबारा चीज़ों को हैंड से लिखना नहीं पड़ता। अगर आप बार-बार जो न्यूज़पेपर में लिखा है, उसी को हैंड से लिख के दोबारा नोट्स बनाते हो अपनी हैंडराइटिंग में, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और इस ये टाइम स्टार्टिंग में तो शायद आप थोड़ा अफ़ोर्ड कर पाओ, लेकिन फ्यूचर में जब आप प्रिपरेशन के आगे फ़ेज़ में जाओगे, तब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिजिटल नोट्स बनाओ। अब डिजिटल नोट्स में क्या होता है, डिजिटल नोट्स में बेसिकली आप किसी न्यूज़ का छोटे से पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसी के साइड में टेक्स्ट में कुछ लिख सकते हो। इसमें आप बेसिकली जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या कर सकते हो आप, कोई आपने न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़पेपर का कोई एक ऐसा सेक्शन है, जो आपको लगा इंपॉर्टेंट है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसके साथ ही उसके नीचे आपने उसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें टाइप कर दी, अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जो भी आपको बेटर लगा। तो ये चीज़ आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे करके एक फ़ाइल बना सकते हो, एक बहुत बड़ी। ऐसा अगर आपको नहीं करना है, तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर होता है, जिसका नाम है वन नोट। आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाओ, और ये एक्चुअली कंप्लीटली फ्री है। इसका फ़ायदा ये है कि जो कंप्यूटर के अंदर आपने वन नोट खोला है, अगर आप फ़ोन में भी उसको खोलते हो, तो सेम जो आपने नोट्स कंप्यूटर में बनाए हैं, वो वन नोट के अंदर ऑटोमैटिकली आ जाते हैं। वन नोट के अंदर आपको सेव भी नहीं करना रहता, आप अपने आप ही उस पे काम कर सकते हो। फाइन, तो ये काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है।
आप यूट्यूब पर जाओ और सर्च कर लो, एक बार एक वीडियो देख लो कि वन नोट को कैसे यूज़ करना है। इसमें क्या है, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लोगे, वन नोट में आपने एक फाइल बनाई, उसमें आपने पेस्ट कर दिया और उसमें आपने चीज़ें लिख भी ली, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल होना चाहिए। वो आप बहुत ईजिली बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल बनाना कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो उसके बाद आप वन नोट यूज़ कर सकते हो और उसमें आप इमेजेस पेस्ट कर सकते हो, उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मल जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड, उसके अंदर भी आप स्क्रीनशॉट लेके जो टेक्स्ट है उसके साथ लिख सकते हो। तो इससे डिजिटल नोट से आपके जो टाइम लगता है वापस नोट्स को उतारने में, वो बहुत कम लगेगा। और क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल ही हो रही है, तो आपको ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना की थोड़ी जो आदत है वो डालनी भी पड़ेगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। एंड फाइनली ऑप्शन जो है वो आपका हैंड रिटन नोट्स का है। देखो, द हिंदू के हैंड रिटन नोट्स आई डोंट थिंक इतने यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि उनको बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप कोई जो एनालिसिस सुनते हो डेली बेसिस पे, या अगर आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो कहीं से, तो वो नोट्स आपके लिए इनफ हो जाते हैं। अगर कोई आपने अलग से न्यूज़ पढ़ी, आपको लगा कि मुझे द हिंदू के अंदर ये जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है, इसको भी मैनेज करना है, तब आप किसी वर्ड फाइल में या वन नोट के अंदर उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप पूरा ही पेपर अपने आप पढ़ना चाहते हो, तब भी आप वर्ड और वन नोट का यूज़ करके सारे के सारे नोट्स ऐसे बना सकते हो। बट ये तो हो गया कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। बट एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, जो मैंने अभी तक एड्रेस नहीं करा। वो ये है कि द हिंदू को पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको अब न्यूज़पेपर के तरफ ले जाता हूँ, और ये एक्चुअली न्यूज़पेपर है 30 दिसंबर का, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी होती है और हर न्यूज़ में हमें क्या क्या ढूंढना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ से। तो इस न्यूज़ में आपको इसका जो टाइटल है वो देख के पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, और पॉलिटिकल न्यूज़ को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन। लेकिन आप इस न्यूज़ में ना एक बार ऐसे स्कैन करो, स्कैन करके देखो कि क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, क्या उसका कोई किसी गवर्नमेंट की बॉडी का मेंशन है, क्या यहाँ पे कोई एक्ट या लॉ जो आया है उसका मेंशन है। अब इसको पढ़ने के बाद ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। चलते हैं यहाँ पे। अब साउथ कोरिया में एक क्रैश हुआ था, जो कि बहुत ही सैड न्यूज़ है अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो अगेन ये क्रैश की न्यूज़ है, और जो आपका UPSC का सिलेबस है उससे ये मिक्स नहीं होता, वहाँ पे कहीं मैच नहीं होता, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हो, उसके पहले आपके पास UPSC के सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना, UPSC की वेबसाइट पे जाओ, जो 2024 का नोटिफिकेशन है, 2025 का नोटिफिकेशन है, उसको एक बार पढ़ो। वहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस होगा, उस पे नज़र डालना। उसके बाद मेंस का सिलेबस देखना। अब मेंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है, फिर भी आई विल रिकमेंड, प्लीज़ आप प्रिपरेशन से पहले मेंस का सिलेबस देखो। जब आप मेंस का सिलेबस भी देखोगे, तब आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, इसमें साउथ कोरिया मेंशन है। और बाय द वे, पिछले साल ना साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। चाहे वो साउथ कोरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक ट्रीटी का नेगोशिएशन था, चाहे वो जो कोरियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, तो साउथ कोरिया बहुत न्यूज़ में रहे। तो ये ना प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी लोकेशन ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, उस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। तब आप क्या करोगे, अब आपने न्यूज़ में देखा ये फिर से न्यूज़ में आया है, तो आप जाओ गूगल मैप्स पर। गूगल मैप्स पे जाके साउथ कोरिया के आसपास सारी चीज़ें देख लो। वहाँ पे कौन सी रिवर है, उसके आसपास जो सी है वो किस टाइप का सी है, उसमें क्या कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन है या नहीं। तो आपका एक छोटा सा पोर्शन जो है स्टैटिक का, वो पूरा हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे। अब ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये तो बेसिक एक यहाँ पे डाल रखा है उन्होंने। यहाँ पे चेस की और एक स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़ है। अब UPSC के अंदर बेसिकली स्पोर्ट बेस्ड न्यूज़ पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो काफ़ी स्पेसिफिक आते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जो थोड़ा वन डे बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, जो वन डे एग्ज़ाम है, उसके लिए आप डेफिनेटली ये जो वुमेन है इनका आप नाम ध्यान रख सकते हो। और जो चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, या जो चेस चैंपियनशिप है, अब ये न्यूज़ में आ गई। अब इस न्यूज़ में चेस के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। आपको क्या करना है, फिर गूगल पे जाना है और आपको ये सर्च करना है कि ये जो ये रैपिड चेस का रैपिड टूर्नामेंट है, ये इसका टोटल प्रोसीजर क्या होता है। ये प्रोसीजर आपको थोड़ा पढ़ लेना है, इससे आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको UPSC के लिए नहीं करनी,
ये चीज़ आपको करनी है वन डे एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये न्यूज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है। फिर आता है यहाँ पे एक्सपेक्ट टैरिफ हाइक्स, एफटीए पुश इन न्यू ट्रम्प एरा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टैरिफ लिख दिया, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। यूएस में अब नई सरकार आने वाली है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की यहाँ पे बात चल रही है, तो आप खुद ही देखो, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या इंडिया का किसी और कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो कौन कौन सी कंट्री है। तो ये गूगल कर लो आप, सिंपल। ठीक है, ये न्यूज़ पढ़ के आपके दिमाग में वो चीज़ आ गई। तो ये जो आर्टिकल है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि जो एक जीनत थी, एक टाइगर है, वो अपने केज से निकल के भाग गई थी। अब ये जो न्यूज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक एनिमल रेस्क्यू का मिशन है। तो इसमें स्पेसिफिक यूपीएससी बेस्ड ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है, मतलब है तो सही, बट ये आप कुछ डिफरेंट न्यूज़ से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो फाइनल एशेज़ हैं उनको यमुना में इमर्स करा गया। ऑब्वियसली ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशन के पर्सपेक्टिव से तो खैर है। फिर आते हैं सिटी बेस्ड न्यूज़। अब सिटी बेस्ड न्यूज़ जो होती है ये कोई भी सिटी हो सकती है। यहाँ पे दिल्ली है और जो द हिंदू के डिफरेंट एडिशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है, तब आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहुत टाइम से पोल्यूशन बेस्ड न्यूज़ थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दिल्ली में जीआरएपी की न्यूज़ आ रही थी, फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी न्यूज़ थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये नेशनल लेवल को इफेक्ट करती है। और दिल्ली की जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की भी है। तो मतलब ये नेशनल लेवल इशू हो गया। तो सिटी सेक्शन में ऐसी कोई न्यूज़ जो कि नेशन को इम्पैक्ट करती है उसको आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, हेडलाइन से आपको पता चल रहा है तो आप इसको इग्नोर करोगे। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है। यहाँ पे दिल्ली के सेक्शन आरटीएस का है, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूज़ है। ठीक है, ये दिल्ली स्पेसिफिक ज़्यादा न्यूज़ है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ नहीं है इतनी, तो आप इसको भी इग्नोर करोगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको पढ़ना हो। फिर यहाँ पे रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्या हुई है, स्नो हुई है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा सा डैमेज भी हुआ है और बहुत सारी सड़कें ब्लॉक भी हो गई है। अब आप खुद देखो, ये न्यूज़ पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या ही बनेंगे, है ना। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो आप इन सबको इग्नोर करके यहाँ पे अब आओ। अब अगेन यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रही जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तो नाम में ही पॉलिटिकल लिखा है। एंड विल नॉट अलाउ बांग्लादेश ट्रबल्स टू स्पिल इनटू वेस्ट बंगाल, ये डीजीपी ने कहा है। तो बेसिकली अब यहाँ पे बांग्लादेश का नेम आ गया तो आपको लग सकता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन से शायद कोई न्यूज़ हो, लेकिन इस न्यूज़ में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेश की ट्रबल्स हैं वो इंडिया में स्पिल ना होए उसकी बात हो रही है। क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी बॉर्डर बनाता है, और अगर बांग्लादेश के अंदर कोई टर्मोइल चल रहा है, इनस्टेबिलिटी है, तो कहीं वो इनस्टेबिलिटी वेस्ट बंगाल में ना आ जाए। तो यही एक डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस न्यूज़ के अंदर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसका टाइटल पढ़ के आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ तो हो रहा है। अगर आपको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है तब आप आगे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप गूगल करो कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। और यूपीएससी जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक गूगल करो ना, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कोई भी आपने टॉपिक लिखा और उसके आगे आप यूपीएससी लिख दो। उससे क्या आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होंगे, उनको पढ़ लो। तो इस न्यूज़ से ये जो न्यूज़ का कंटेंट था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ का बैकग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट था। तो वो आपने क्या करा, गूगल पे जाके पढ़ लिया, सिंपल। अब नीचे आओ, यहाँ पे लिखा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आपने कुछ सर्च करा कि यहाँ पे कोई आर्टिकल वार्टिकल लिखा तो है या नहीं। अब देखो आपको कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। यहाँ पे 1980s, मतलब यहाँ पे कोई हिस्ट्री टाइप लिखी है, एंग्लो इंडियंस की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अब अगर आपने सोसाइटी GS1 का सिलेबस पढ़ा, मैंने आपको क्या पढ़ा कि बताया आपको कि आपको सिलेबस पढ़ना है, तो सोसाइटी का GS1 में सिलेबस है, वहाँ पे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ मेंशन्ड है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्योंकि बहुत ही छोटी कम्युनिटी है तो ये उसका पोर्शन आ जाता है, तो आप इसको पढ़ो। अब इसमें ना ज़्यादातर लिखा है थोड़ा कोलकाता बेस्ड है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है,
लेकिन फिर भी आप इसमें देखो कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट आपको हिस्ट्री दिख रही है क्या, कि उनका नंबर कितना है, क्या उनका नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या क्या रीजंस है उनके नंबर कम होने के, तो ये आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अब ये तो बेसिक न्यूज़ हो गई। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाओ, बस आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आगे लिखा यूपीएससी, आपका काम खत्म। फिर जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसको पढ़ लेना, उससे क्या है आपको और भी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज उस चीज़ की मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको न्यूज़ को एड्रेस करना होता है। अब बाकी सारी ये जो है आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी रिलीजियस और थोड़ी सी पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ है, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो वो पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ होती है या बहुत ही स्पेसिफिक रीजनल न्यूज़ होती है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप इन स्टेट्स से बिलोंग करते हो तब डेफिनेटली, और आप इन स्टेट्स का पीसीएस एग्जाम भी देते हो, तब आपको इन न्यूज़ को पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी या सेंट्रल एग्जाम देख रहे हो तब उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। फाइन। उसके अलावा ये भी बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज़ है काफ़ी। देन ये एक पर्टिकुलर एडिटोरियल है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस एडिटोरियल में एविएशन की बात हो रही है, और बहुत सारे हमने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारे एयरलाइंस के क्रैश हुए हैं। तो यहाँ पे इंडियन सिनेरियो को क्या करा है, उसकी हिस्ट्री भी इन्होंने थोड़ी प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो ये आप पर्सनली पढ़ सकते हो। ठीक है, और देखो मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप कोई एक ऐसा न्यूज़ पढ़ रहे हो तब उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देखो कि क्या इसमें कोई ऐसा फैक्ट मेंशन है जो ज़रूरी है, क्या इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मेंशन है, क्या कोई गवर्नमेंट की बॉडी, जैसे इसमें यहाँ पे डीजीसीए का मेंशन है, ठीक है, इसमें ये सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन है, तो ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी आ गई या इंटरनेशनल बॉडी आ गई, या यहाँ पे कोई लॉ मेंशन है या नहीं, तो वो आप ढूंढो। अगर आपको लगता है ऐसा चीज़ें हैं तो आप इसको पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू करो। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कि एयरक्राफ्ट A320, जो इसका यहाँ पर है, इसमें कुछ मतलब इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का डिस्कशन है। तो अब ये आपको पता है कि एयरक्राफ्ट A320 ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो ये आपके काम का नहीं है, ये इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की इन्फॉर्मेशन। तो मतलब इस आर्टिकल से आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि कोई बोइंग के बारे में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बोइंग 737 के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, किसी स्पेसिफिक एयर क्रैश के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे डीजीसीए लिखा है, आईसीएओ लिखा है, तो आप गूगल पे जाओ कि ये क्या है और ये कब बनी, और जब भी आप सर्च करोगे आईसीएओ और आगे लिख दो यूपीएससी, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा आईसीएओ के लिए जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लो और उसके आप नोट्स स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में या वन नोट में बना सकते हो। तो ऐसे क्या करा आपने, जो करंट का पोर्शन था उसको आपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक भी कर लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह से आपको चीज़ों को डील करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो बहुत सारी जो फ्लाइट्स है ना उनको रिस्क है। तो अब ये जो है, ये अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे जैसे आ गया तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो गया। अगर आपने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पढ़ रखा है तब यहाँ पे आप है ना जनरल बेसिक रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आप इस पे से नज़र घुमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रशिया यूक्रेन वॉर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप क्या करोगे, रशियन यूक्रेन वॉर आगे आप यूपीएससी लिखोगे और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको दिख रहा है या न्यूज़ दिख रही है जो कि किसी यूपीएससी कोचिंग के वेबसाइट पे है, तो उसको जाके आपने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, तो क्या आपकी स्टैटिक भी पूरा हो गया और इस पर एक थोड़ी सी नज़र डाल दी तो आपको एक आइडिया भी हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आपको पूरा पढ़ना है। देखो इसको पढ़ते ही आपको यहाँ पे एक बिल दिख रहा है, लोकसभा आर्टिकल, ठीक है, हिस्ट्री, ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको, है ना। तो आपको नाम देखते ही पता चलेगा कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, तो इसके तो आपको नोट्स बनाने हैं और सेक्शन वाइज थोड़े नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। देन यहाँ पे साउथ कोरिया की जो पॉलिटिकल डिलेमा चल रहा था वहाँ पे, उसकी ये न्यूज़ है। अगेन ये जो कोरियन यहाँ पे क्या होता है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने पूरे कंट्री में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। अब ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, अगर ये न्यूज़ आपने पढ़ रखी है तब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो न्यूज़ आपने नहीं पढ़ रखी तब आपको ये पढ़ना है, सिंपल, तब आपको इसको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। एक और चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है और ये सिलेबस से लिंक्ड है। सिलेबस में लिखा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया के जो लॉज है ना, उनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए किससे, उनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज से। अब देखो साउथ कोरिया की जो कंट्री है वो न्यूज़ में है, वहाँ पे न्यूज़ में है कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट हो रहा है, साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग रहा है, साउथ कोरिया के पार्लियामेंट ने जो मार्शल लॉ है उसको ठुकरा दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये जो सारे शब्द है ये आप इंडियन पॉलिटी में भी तो पढ़ते हो, तब आपके दिमाग में नेचुरली क्वेश्चन आता है कि ये जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस के अंदर, कि आपको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना है। ये GS2 के अंदर लिखा है मेंस के, और ये क्योंकि लिखा है तो भले ये GS2 का है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है
ऐसा बहुत बार होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन मेंस में आते हैं और मेंस वाले टॉपिक के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपैरिजन, क्योंकि साउथ कोरिया का अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है, तो अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली दिमाग में आपके एक चीज़ आनी चाहिए कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये इंडिया में और साउथ कोरिया में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे वही बात हो रही है जो कि इंडियन पॉलिटी में भी इन चीज़ों की बात होती है। तो अब आपको पता है कि आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और फिर गूगल भी करना है आपको कि साउथ कोरिया और इंडिया का जो पॉलिटी है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। और देखो, यहाँ तक पढ़ने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ें ढूंढने में, इनको याद करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1 घंटे से 2 घंटे लगने चाहिए, या लगते ही हैं स्टार्टिंग में। जब आप एक टाइम बाद पढ़ने लग जाते हो तब ये जो टाइम है ये कम हो जाता है। और अगेन सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आर्टिकल आपको समझ नहीं आया और वो इंपॉर्टेंट है, तब आप न्यूज़ एनालिसिस देख लो। आप हमारे चैनल पे देख सकते हो या कहीं और भी देख सकते हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। तो वहाँ पे आप न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो और वो सकते हो। तो आप वहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो और उस आर्टिकल को और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हो। ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है रिस्टोरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन मणिपुर। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मणिपुर के वायलेंस के बारे में। अगर आपको मणिपुर का जो ये इशू है, ये पिछले साल से ही चल रहा है, 2023 से। तो तब से अब तक आपने न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उनके नोट्स बना लिए हैं, तब आप इसमें एक बहुत ही छोटी सी नज़र डाल के आगे निकल जाओ। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है वो, तो अब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है? और जब अगर आप ये न्यूज़ पिछले साल से फॉलो करते आ रहे हो, तब इसमें आप नज़र डालो कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे लिखी तो नहीं है जो आपको नहीं पता थी। अगर लिखी है जो आपको नहीं पता, तो आप उसको नोट कर लो। और अगर आपको पता है ये सारी चीज़ें, तब आप इस पर बेसिक नज़र डाल के आगे निकल जाओ। सिंपल। अगर आपको मणिपुर के बारे में नहीं पता है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके बारे में आपके पास कि अब आप मणिपुर का जो पूरा इशू है, लिखो मणिपुर इशू, आगे लिखो यूपीएससी, गूगल पे जाओ, कोई एक अच्छा लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद आके इस पे एक नज़र डालो कि कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लो, नहीं तो आप उसको मिस कर जाओ। सिंपल। ये तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, तो आप इसको मिस कर सकते हो। यहाँ पे टीबी पेशेंट्स की बात हो रही है, वो भी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अगेन अब ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। अगर आप तमिलनाडु से हो तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टीबी की बात हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ। सिंपल। गूगल पे जाओ और टीबी स्पेस यूपीएससी सर्च करो, और आप ये देखो कि इंडिया में टीबी कितना है, इंडिया की टीबी के लिए जो रैंक है वो कितनी है, और हमने क्या क्या करा है आज तक। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टीबी को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका एक पूरा पोर्शन टीबी का पूरा हो गया। अब इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, मेंस में क्वेश्चन आए, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तब तो ये आपको पढ़ना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए होगा। द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल, ये तो पूरा आपका GS2 में जुडिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा पोर्शन है ही। गवर्नेंस का भी ये पार्ट आ जाता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये आप GS की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में भी पढ़ते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल होता है। ये जो आर्टिकल है ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर बेस्ड है, तो वो जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है वो हमारे काम की नहीं है, बट ये आर्टिकल बात कर रहा है कि जजेस को कैसे रिमूव करा जा सकता है और कौन कौन से बदलाव करे जाने चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आई विल रिकमेंड, इस पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। फाइन। तो आपको इसको पढ़ना है, जो चीज़ आपको पता है उसको नोट डाउन करती जानी है। अगेन, अगर इस आर्टिकल में बहुत जगह कुछ जजेस के नाम मेंशन्ड है, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स में, मेंस में जजेस के नाम नहीं पूछते, तो वो जो स्पेसिफिक केसेस है वो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, थ्योरी जो है, फिनोमेना है या आर्टिकल्स हैं, लॉ है, वो आपको ध्यान रखने होंगे। देन फ्रॉम जेमिनी टू लामा, अगर आपने एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि हर दिन आप कोशिश करो कि जैसे सिलेबस जो है ना उसको बार बार रिवाइज करो। मतलब सिलेबस में जो लिखा है, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस, उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आपको वो याद हो जाए। दूसरी चीज़, हर दिन डेली कुछ ना कुछ PYQ सॉल्व करो। उससे क्या आपको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तब ये जो आर्टिकल यहाँ पे आया है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स पूछ लेता है। जो कोई भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है उसको प्रीलिम्स में डाल के पूछ लेंगे कि ये क्या है या ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे प्रीलिम्स में कि लामा क्या है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लामा एक AI मॉडल है। बस यही प्रीलिम्स के ऑप्शन में लिखा होगा कि ये एक AI मॉडल है, उसी को आपको टिक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, और AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल उस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि जजेस के नाम याद मत रखना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का नाम आपको याद रखना है। अब आपको कैसे पता कि टेक्नोलॉजी का नेम आपको याद रखना है लेकिन जजेस का नाम याद नहीं रखना था, वो आपको पता चलता है PYQ से।
तो पीवाईक्यूज को भी आपको देखना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और उसके बाद जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। 2025 मे रिंग इन स्मॉल सेविंग्स रेट कट्स। देखो, इकोनॉमी की जो न्यूज़ होती है उसमें आपको क्या पढ़ना है। इकोनॉमी की न्यूज़ में जो भी नया डेटा आता है, अगर वो ईयरली डेटा है तब तो आपको उसको मैनेज करना है, याद रखना है। अगर वो मंथली डेटा है तब आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मंथली डेटा आता है तब आपको ट्रेंड पता चलेगा। जैसे लिखा होगा कि इस महीने जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ इतनी रही, उसमें जो इन्फ्लेशन था वो इतना था। लेकिन क्या ये मंथली फिगर है, तो ये जो नंबर वो आपको देंगे ना, वो नंबर आपको याद नहीं रखने, बट आपको बस इतना आइडिया रखना है कि इस महीने गिरा या बढ़ा। बस ये ट्रेंड आपको थोड़ा पता होना चाहिए मंथली डेटा का, क्योंकि मंथली डेटा वो आपसे पूछेंगे नहीं। ईयरली डेटा इंपॉर्टेंट है। ईयरली डेटा जो नंबर वो आपको देंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी जो डेटा आता है वो क्वार्टर का आता है। क्वार्टर मतलब 3 महीनों का, 3 महीनों का एक साथ डेटा रिलीज होता है कभी कभी, वो भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा। तो जो मंथली डेटा है उसको तो आपको याद रखना ही नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस महीने बढ़ा या कम हुआ। जो क्वार्टरली डेटा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी आपको ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है, नंबर्स पे कम फोकस करना है। लेकिन क्वार्टरली डेटा में कोई ऐसा नंबर है जैसे इन्फ्लेशन का नंबर, और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि इन्फ्लेशन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, तब आप उसको पढ़ सकते हो नंबर को। लेकिन थर्ड मंथली ये क्वार्टरली डेटा पर भी आपको ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है। जो ईयरली डेटा है उसमें आपको सब पढ़ना है, ट्रेंड और नंबर, इन सारी चीज़ों को आपको ईयरली डेटा में ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, इकोनॉमिक्स में प्रिडिक्शन बेस्ड न्यूज़ भी आती है। न्यूज़ आती है कि 2025 में ये होगा, अगले क्वार्टर में ये होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है ना प्रिडिक्शन वाली, ये यूपीएससी में नहीं पूछी जाती, फाइन। लेकिन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूज़ पूछी जाती है कि जो लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि ग्रोथ कितनी रहेगी, या फिर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने क्या बोला है कि ग्रोथ कितनी रहने वाली है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि 2030 तक इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी। तो जो प्रिडिक्शन वाली चीज़ें हैं वो यूपीएससी में पूछी नहीं जाती, वो वनडे एग्जामिनेशंस में या जो स्टेट पीसीएस है वहाँ पे कभी कभी पूछी जा सकती है। तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का एग्जाम दे रहे हो, उस टाइप से आपको न्यूज़ को पढ़ना है, फाइन। तो ये अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। उसके अलावा सियांग प्रोजेक्ट्स टू हेल्प अवर्ट फ्लड्स इफ चाइना रिलीज एक्सेस वाटर। अब यहाँ पे सियांग प्रोजेक्ट की बात है, तो ये सियांग रिवर कहाँ है, एक बार गूगल मैप्स पे जाओ और बस इसको देख लो, इतना सा ही काम का है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गूगल मैप्स पे जाओ, सियांग रिवर कहाँ है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली, आपका काम हो गया। इंडिया शट्स डाउन इंटरनेट 60 टाइम्स इन 2024, द लोएस्ट इन 8 ईयर्स। अगर अब ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो कि देखो अगर इंटरनेट को बंद करा जाता है तो लोग जो है एजुकेशन को, हेल्थ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है उसका वायलेशन है एक तरह से, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोलने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन आज की डेट से आती है इंटरनेट से, और इंटरनेट को रोक दिया तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो कोई इंसान बोलेगा क्या फिर। तो ये यहाँ से ऐसा लिंक बना के आपको थोड़ा पढ़ना होता है। लेकिन ये क्या है, अगर आप थोड़ा सिलेबस ढंग से पढ़ोगे, पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व करोगे, तब आपको इस न्यूज़ की तब आपको इस न्यूज़ की वैल्यू पता चलेगी, फाइन। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरनेट है वो शटडाउन हर साल होता था, लेकिन पिछले साल सबसे कम शटडाउन हुआ है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये अच्छी बात है कि शटडाउन कम हुआ है। तो ये पॉइंट आपका शायद इतना वैलिड ना हो। अगर यहाँ पे लिखा होता कि बहुत ज़्यादा शटडाउन हो गया, तब शायद उसको आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, जितना आप पीवाईक्यूज रखते हो, तो जैसे सपोज कोई ऐसे आ गया, ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आ रखा है, तो वहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि बस 2024 में जो इंटरनेट है वो बहुत कम शटडाउन हुआ, तो मतलब हम शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कर्व होते जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तब आप इस पॉइंट को यूज़ कर पाओगे, मेरा कहने का मतलब है। तो इसकी जो हेडलाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्टेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। इंडिया यूएस टाइज विल बी स्ट्रेंथन्ड बट एक्सपेक्ट टैरिफ हाइक्स। अब यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, इकोनॉमी का एक तरह से प्रिडिक्शन है। यही न्यूज़ ना पेज 1 पे थी जो मैंने भी आपको बताया था। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। ऐसी न्यूज़ नहीं बनती है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ के आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, किन किन मुद्दों पर बातें होती हैं। उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर देना है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने नहीं हैं, अब बनने वाले हैं। तो जब बनेंगे तब इंपॉर्टेंट हो जाएगी उनकी न्यूज़।
अभी तो यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन कौन से जो ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस बात करते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। तो उनको आप लिस्ट कर लो बस, कि इंडिया और यूएस के बीच में फिलहाल इन इन टॉपिक्स पे बातें चल रही हैं। उससे क्या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि करंट स्टेटस क्या है। अगर आप बहुत टाइम से इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तब आपके लिए ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स ढूंढने हैं। ये है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, लेकिन ये क्या है, आज होने मतलब ये 30 दिसंबर की न्यूज़ है, तो उस दिन ये लॉन्च होता। इसलिए आप क्या करोगे, अगले दिन का वेट करोगे, लेकिन ये आप नोट करके रखोगे। अगले दिन का वेट करोगे कि ये जो मिशन है क्या ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, फिर पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ोगे। तो डेफिनेटली 30 दिसंबर का ये 31 दिसंबर में ये पता चल जाएगा आपको कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, और उस पर आप फिर एक यूपीएससी पे गूगल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। नहीं तो कोई न्यूज़ ही आ जाएगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। फाइन, ये है। देन ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये तो खैर एक अलग से सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ है। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपको क्या क्या देखना है। कोई अगर कोई प्लेस बार बार न्यूज़ में आ रही है, तो प्लीज़ गूगल पे जाओ और उसको मैप पर देखो। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, उसको स्किप करो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में न्यूज़ पढ़ना चालू कर रहे हो, तब आप इन सारी चीज़ों पे नज़र डालो ताकि आपको पता चले कि दुनिया कैसे काम करती है, इसलिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है रशिया ट्राई टू हश अप द शूटिंग ऑफ एयरलाइन सेज अजरबैजान प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अजरबैजान की एक फ़्लाइट है जो क्रैश हो गई थी। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अजरबैजान न्यूज़ में है, तो गूगल मैप पे जाओ और देखो ये अजरबैजान कहाँ है, इसके अंदर कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी नदियाँ हैं, क्या कोई बड़ा समुद्र है जिससे ये टच होता है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिससे ये बॉर्डर बनाता है, ये जाके नोट करो। इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे, इस न्यूज़ पे नहीं बनेगा। इजरायली एयर स्ट्राइक नियर सीरिया कैपिटल किल्स 11। अभी जो पूरा न्यूज़, ये पूरा रीजन है, पैलेस्टीन, इसराइल, जॉर्डन, इराक और सीरिया, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है। तो गूगल मैप्स पे जाओ, इस पूरे एरिया को देखो, यहाँ पे कौन सी नदी है, कौन से सीज़ हैं, कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है ना, और कोई माउंटेन है क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से यहाँ पे प्लेसेस हैं जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो एक बार आपने ये मेहनत कर दी, तो ये न्यूज़ अब अगले 2 साल भी आएगी, तब आपको ये मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में क्या होता है, एक बार आप मेहनत कर लेते हो, उसी के ऊपर आप बिल्ड करते हो। क्योंकि एक बार आज आपने रशिया यूक्रेन रिलेशंस पढ़ लिए, तो रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो नई न्यूज़ आएगी वो इसमें बस एडिशन ही होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे H1B वीज़ाज़ की बात है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ट्रंप आए नहीं है। फाइन, जब ट्रंप आ जाएंगे तब वो डिसीजन लेंगे, तब ये न्यूज़ बनेगी। अभी तो यहाँ पे प्रिडिक्शन चल रहा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़ है। अगेन, अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देते हो, वनडे एग्ज़ाम, जहाँ पे स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आपको ये पढ़ना है। अगर आप कोई पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं और इतने स्पेसिफिक नहीं आते, तो आप इसको इग्नोर करो। फाइन, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हो वो अलग बात है, बट वैसे आप इसको इग्नोर करो। देन उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, इसको भी आप इग्नोर करोगे। एंड देन यहाँ पे साइंस का एक सेक्शन है जहाँ पे बात कर रखी है कि इसरो का ये जो मिशन है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, बट मैंने आपको क्या कहा, ये मिशन क्योंकि लॉन्च होने वाला था 30th को, तो 31st को पता चलेगा, मतलब अगले दिन हमें पता चलेगा कि जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो या नहीं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक दिन वेट कर लो। 31st को कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, मतलब अच्छी न्यूज़ मतलब कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसा अच्छा आर्टिकल नहीं आता है, तब आप इस आर्टिकल को आके पढ़ लो। ठीक है, अगर 31st को अच्छा आर्टिकल आ जाता है कोई, तब आप उसको ही पढ़ लो, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। और क्या है, जब भी ऐसे कोई स्पेसिफिक साइंस एंड टेक की न्यूज़ आती है, तब इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप किसी एनालिसिस को सुनो, या फिर किसी यूपीएससी की जो कोचिंग्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे इसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ो। तो वो क्या है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं। तो अगर आप हमारा डेली एनालिसिस सुनोगे, फॉर एग्जांपल आज ये जो न्यूज़ है ये 31 दिसंबर को भी आएगी, तो वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें सक्सेसफुल हुई, कौन कौन से नए अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको वेट करने के लिए बोल दिया, इतना समय ने कहा। अगर ये जो मिशन है ये जैसे 30th को नहीं होता, क्योंकि 30th का ही न्यूज़पेपर है और 30th को ही ये मिशन होने वाला था। तो अगर ये जो न्यूज़ है ये उस मिशन की होती जो कि 2 फरवरी को होता, मान लेते हैं, मतलब अगले साल होता, 1 महीने बाद होता, तब आप इस आर्टिकल को पढ़ लो, क्योंकि वो अगले साल है, उसके पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक ही दिन पे के बाद है तो एक दिन वेट करो, अगले दिन देखो क्या न्यूज़ है। अगर आपको दिखता है कि अगले दिन जो पेपर के अंदर अच्छी न्यूज़ नहीं आई,
मतलब डिटेल न्यूज़ नहीं है, तब आप इसको जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को देखना होता है। अदरवाइज़ साइंस एंड टेक डेफिनिटली इंपॉर्टेंट है, उसमें डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई रियली होप कि आपको इससे हेल्प मिली हो। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ उसके बारे में सोचना। एंड अगर आप हमारा डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हो, तब आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में एंड हैव गुड डे।